कोलकाता खिलाफत कमेटी के जानिब से आज ICCR में 45 तलबा तलबात को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर शशि पाजा, वजीर फाल चाइल्ड डेवलपमेंट और जावेद अहमद खान रजिस्टर मैनेजमेंट, MP नदीमुल हक, इमरान अहमद और इसके अलावा सदर जावेद अहमद खान ने खलीफा का जो दर्जा होता है वो ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट पूरे दुनिया में चला। हिंदुस्तान में कलकत्ते से शुरू हुआ और हर जगह फैला। आज जब हमारे पास खिलाफत नहीं है तो मैं समझता हूं कि खिलाफत कमेटी को ही आज के दिन में हम लोग को खलीफा मानना चाहिए। इसलिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 102 साल के बाद आज जो काम शुरू हुआ है कि तालीम पर, कौम की तालीम पर जो ध्यान देने का काम शुरू हुआ है, ये खलीफा के जहन से ही बात निकल सकती है। और हम लोग हमेशा बोल रहे थे, हम लोग हमेशा जबानी जमा खर्ची कर रहे थे, लेकिन जब अमली मैदान में उतरते हैं, जब कोई भी अमली मैदान में उतरता है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। और खिलाफत कमेटी का यहाँ पर हम लोग खैर मकदम करते हैं कि भले देरी से सही, लेकिन बच्चों की आबियारी, बच्चों के जो मुस्तकबिल में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ये जो स्कॉलरशिप है, या उनके जो अभी फारूक साहब ने कहा कि किसी को अगर आप स्कॉलरशिप देकर आगे बढ़ा रहे तो उसको बीच रास्ते में छोड़ नहीं देना, बल्कि उनके हाथ पकड़ के रखना, जब तक वो कुछ बन नहीं जाए तब तक उनके साथ रहना। तो ये काम अगर खिलाफत शुरू कर रही है तो वाकई हम लोग को उनको खलीफा के हिसाब से मानना चाहिए। यहाँ पर दो तस्वीर मैं देखा आते आते, एक इस तरफ में है APJ अब्दुल कलाम की और एक वहाँ ऊपर में है सर सैयद की। देखिए हम लोग सैंडविच हो रहे हैं। कल 15 अक्टूबर था, APJ अब्दुल कलाम का सालगिरह था, और कल आने वाला कल 17 अक्टूबर है और सर सैयद अहमद का वहाँ पर सालगिरह है। तो दो बड़े दिन के बीच में हम लोग आज बहुत ही मुनासिब दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, मुबारक दिन है। और ख़ास करके इसलिए है कि बच्चे यहाँ पर जो आए हैं उनको भी यहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाते हुए वो जाएंगे। मैं खास करके बच्चों से कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया जो हालात हैं, जो पूरी दुनिया में अभी जो हालात बने हुए हैं, कहीं जंग छिड़ी हुई है, कहीं माली मारामारी है। अभी हम लोग वबा से जूझते हुए अभी बाहर निकले ही नहीं कि अभी सुन रहे हैं कि अमेरिका में एक और वबा आ गई है, नया कोविड का और भयानक वर्जन आ रहा है। तो क्या होगा नहीं होगा, एक अनसर्टेन दुनिया है। तो ऐसे में हम लोग कैसे करके इस दुनिया से डील करें। तो मेरा ये मानना है कि इसमें एक मिसाल के तौर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये समझिए कि 3-4 अंधे की एक टोली थी और उनके सामने ला करके एक हाथी को रख दिया गया और उनसे पूछा गया कि बताओ तो ये किस तरह का जानवर है। तो एक अंधा उसका सूंड पकड़ता है और बोलता है ये कोई लंबा सांप तरीके का है कि सांप जैसा है। एक उसका दुम पकड़ता है तो बोला ये पतला दुबला कुछ है, छड़ी टाइप का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक उसका पेट पकड़ता है तो बोला बहुत ही मोटा ताजा है लेकिन बहुत नरम है। लेकिन अगर आप देखिए तो क्योंकि ये अंधे थे इसलिए इनको समझ में नहीं आया क्या है, करेक्ट पिक्चर क्या है। और ये हर एक चीज देखा है, मोटा ताजा भी है, सूढ़ भी है, दुम भी है, तो हाथी तो सबका मजमुआ है। तो पूरा पिक्चर, करेक्ट पिक्चर देखने के लिए आपको आँख चाहिए। और अगर अंधे को हम लोग जाहिल से मिलाएं और आँख को अगर तालीम से मिलाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम जा रहे हैं। तो पूरे पिक्चर देखने के लिए तालीम की कितनी सख्त जरूरत है आपको समझ में आना चाहिए। और आज की दुनिया में जो ये अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी है, क्यों करके अभी जो मुस्तकबिल वो तो हुआ ही नहीं। एक क्या बोलिए, एक
कल क्या होगा, इस चीज़ के दाम बढ़ गया है, कल हम कैसे कमा करके लेके आएंगे, कल हमारी फीस कैसे भरी जाएगी, एक अजीब सा एक माहौल पूरा बना हुआ है। तो इससे डील करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्म कर लेकिन फल की उम्मीद मत कर। तो ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सर झुका के अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इस अनसर्टेनिटी को आप, इस गैर यकीनी को दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पहले से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से तलबात हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन किसी वजह से 1-2 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्या नाम है, दूसरे स्कॉलरशिप के लिए। ऐसे लोगों को भी इंकरेज करने के लिए खिलाफत आगे बढ़ेगी और इसी का पहलू आज शुरुआत हम लोग ने किया है। इसमें हम लोग इंशाल्लाह सब ताउन बहुत हम लोग को मिल रहा है चारों तरफ से। नदीम साहब ने भी बहुत ताउन किया हम लोगों ने, नदीम हक साहब ने अखबार मशरिक़ के माध्यम मीडिया पार्टनर होने से इन्होंने भी बहुत हम लोगों को ताउन किया। और आज हम लोगों को मेन जो सोच है कि अगर अच्छे नागरिक तैयार करना है तो पढ़ाई लिखाई की तरफ जोर देना होगा। पढ़ाई लिखाई में जो लोग पीछे हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, ताकि उनको अगर आगे बढ़ाने से तो आज भविष्य उनका उज्जवल होने से देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। স্যার ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন, খিলাফত কমিটি এই যে একটা উদ্যোগ নিয়েছে এবং স্টুডেন্টসদের যে ভ্যালুজ এবং এথিক্স প্রোভাইড করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে 24 আওয়ার্স টিভি দর্শকদের কিছু বলুন। আমি আগে বলেছি এটা একটা আমরা নতুন প্রচেষ্টা করেছি যাতে অনেক ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা যে কোয়ালিফাইং মার্কস আছে, ধরুন স্কলারশিপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গভর্নমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুলের আছে, তাতে 2-1 মার্কসের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারে। তাদেরও মেধা আছে, তাদের আর্থিক সেই সমতাটা নেই, সেই অংশে আগে যাতে তারা ক্যারি অন করতে পারে এডুকেশনে, তাদের পাশে খিলাফত দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি এবং আমরা তাদের নিয়ে একটা সুন্দর দেশ তৈরি হোক, সুন্দর বাংলা তৈরি হোক, সুন্দর তাদের ভবিষ্যৎ যদি তৈরি হয়, তার দেশের জন্য চিন্তা করবে, তাদের বাংলার জন্য চিন্তা করবে, সেই চেষ্টা আমরা করছি। नदीम साहब, आज जो प्रोग्राम हो रहा है सर, इस सिलसिले से 2 बातें बेस्ट विशेष के साथ क्या कहना चाहेंगे सर खिलाफत कमेटी के लिए? देखिए, खिलाफत कमेटी वो लगभग 100 साल से ज़्यादा हो रहा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट जावेद खान साहब यहाँ हैं, सेक्रेटरी नासिर साहब हैं, कि पहली बार ये सोच ऐसी आई है कि बच्चों को लेकर के जो हमारे मुस्तकबिल हैं उनके बारे में सोचा जाए। और ऐसे तो बहुत सारा काम खिलाफत कमेटी करती है, लेकिन ये स्कॉलरशिप का जो काम देने का काम किया है ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत मुस्तकबिल है, उसमें जो गरीब बच्चे खास करके उनको बहुत फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू इन लोगों को रखना चाहिए। आज खिलाफत कमेटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया था, इसके लिए भी हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज जिन लोगों को दे रहे हैं वो संख्या लोगों बच्चों को दे रहे हैं और संख्या लोगों दफ्तर का हम MIC हैं। मुझे कहने में काफ़ी फ़ख्र हो रहा है कि हमारे माननीय ममता बनर्जी की मेहनत से, उनके अनुप्रेरणा से, उनके इनिशिएशन से आज हमारे दफ्तर को, वेस्ट बंगाल को, MAME माइनॉरिटी ऑफिसर मदरसा एजुकेशन को स्कॉच ने गोल्डन अवार्ड से नवाजा है। और इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम को लेकर के, इक्वेशन को लेकर के, और इक्वेशन को हम लोग 2300 करोड़ 3 साल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को। सर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जिस तरह से देखा जा रहा है, बंगाल में CM ममता बनर्जी काम कर रही है, पूरे मुल्क को एक नया इनकलाब की आमद दिख रही है सर। पूरे मुल्क में हर स्टेट जो है बंगाल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाधाएं आती हैं। बाधा आने के कारण आप लोग समझते हैं, यही वजह है कि सर फॉरेन एम्बेसडर यूनेस्को ने भी अवार्ड दिया है। ये यूनेस्को ने हम लोगों को दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और ह्यूमैनिटी बोल के दिया है, और कल परसों जो है मदरसा स्कॉलरशिप को दिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कन्याश्री हम लोग ले चुके हैं, सबूत साथी ले चुके हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल हर मामले में नंबर 1 आता है। 2024 में क्या बोलना चाहेंगे गुलाम रब्बानी? 2024 में हमारा 42 में 42 ही आएगा, बाकी लोग जो हालात है, वक्फ बोर्ड के जो हालात है उसको कैसे दुरुस्त कीजिएगा? वक्फ बोर्ड का बोर्ड है, ऑटोनमस बोर्ड है, उनका बोर्ड बन चुका है। उनके लिए कोई स्पेसिफिक अगर आप लोगों को कंप्लेन हो उसको हम छानबीन कर सकते हैं, उसका एक ऑटोनॉमी है। वहाँ बोर्ड का चेयरमैन
बोर्ड के CEO, अगर कोई बात हो आप लोग बोलिएगा, इन राइटिंग दीजिएगा, हम उस पर कार्रवाई करने की कोशिश। सर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहा है? हमारे यहाँ ड्रॉप आउट देखिए कि मदरसा एजुकेशन एक वाहिद एजुकेशन है पूरे हिंदुस्तान में आज के डेट में, जहाँ जिस मदरसे में को लेकर के विवाद चल रहा है असम में, जिस मदरसे को लेकर यूपी में विवाद चल रहा है, उस मदरसे में 30% जो है गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी और सेकुलरिज्म में सुंदरता नहीं। खिलाफत कमेटी का ये सुनहरा कदम है आज, फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए, क्या कहिएगा इसमें? नहीं, इसमें तो हम जावेद साहब को फिर से तहे से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, इसलिए कि यहाँ ये खिलाफत कमेटी का नाम, खिलाफत मूवमेंट का नाम हम जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे उस वक्त सुनते थे, हिस्ट्री में हम लोग हमारे टीचर पढ़ाते थे, लेकिन आज उस मीटिंग में आके हम कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। এই বছর দশম শ্রেণী এবং দ্বাদশ শ্রেণী তাদের স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, যে বাচ্চারা সেন্ট্রাল ক্যালকাটাতে মাইনরিটি স্কুলসগুলোতে পড়ে এবং ক্রস অল রিলিজিয়ন্স সমস্ত স্টুডেন্ট তাদেরকে আজকে এখানে স্কলারশিপ প্রদান করেছে এবং মূলত নেতৃত্বে সভাপতি মন্ত্রী রাজ্যের শ্রী জাভেদ খান আছেন, আমরা ছিলাম। সেটা 27 এবং 28 তারিখে 27 এবং 28 প্রত্যেক রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদেরকে দেখেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা হয়েছে, বলবেন? আমার তো আলাদা করে দেখেছেন, সেটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী दीदी जावेद अहमद खान साहब की प्रेसिडेंटशिप में, गुलाम रब्बानी साहब की मौजूदगी में, आपकी सरपरस्ती में आज एक बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम खिलाफत कमेटी की तरफ से किया गया। दीदी कैसा महसूस कर रही हैं आज आप आकर? ऐतिहासिक और शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं, उसको उत्साह देते हैं। ये सब प्रोग्राम जो है बहुत ही रिवोल्यूशनरी होते हैं और बहुत ही प्रशंसा के दावी रखते हैं। दीदी एक सवाल, आज जो बंगाल का कल्चर है दीदी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यूनिटी पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को एक पैगाम दे रहा सीएम ममता बनर्जी का, क्या कहना चाहेगी दीदी सबसे पहले? देखिए, ये जो है स्वाभाविक तौर पर ये सबके समझ में होना चाहिए कि देश के नागरिक जो है, देश की संविधान जो है, और सब धर्मों को लेके, सब भाषाओं को लेके, सब जाति को लेके हम लोग सब एक हैं। इसको अलग तरीके से आज कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ पार्टियां की ऐसी कोशिश है कि वो जो है संविधान को उस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश या कई नए तरीके से जो है भारतवर्ष के इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को गुमराह न कीजिए, हम लोग सब एक संग एक परिवार की तरह भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। অনুব্রত সুকন্যাকে দেখেছি ইডি, তার মানে একের পর একে অনেককেই ইডি তলব করে দিয়েছে। আমার বক্তব্য একটাই, আমরা সবসময় সেটাই বলি যে এজেন্সি কাজ করতে দিই, যারা এজেন্সিরা আছে তাদের কাজ করতে দিই এবং এই বাইরে রাজনৈতিক দলের যারা বিভিন্ন প্রতিনিধিরা রয়েছেন এই বিজেপি রাজনৈতিক তারা এইখানে বিভিন্ন উক্তি দিয়ে দুটো হতে পারে। আর মনে করছে যে এটা দিয়ে তারা সিবিআই ইডিকে প্রভাবিত করতে চান, হ্যাঁ, নাকি মনে করছেন যে মানুষকে প্রভাবিত করতে, বা তিন রাজনৈতিক ফায়দা। ও এই তিনটের মধ্যে আগে তারা উল্লেখ করুন, কারণ তাদের এজেন্সির যে ইনভেস্টিগেশন আছে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। এজেন্সিকে কাজ করতে দিন, আর বাইরে থেকে যেন এক্সট্রা কমেন্ট দিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না। নদিয়ায় একজন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, হ্যাঁ, সেখানে সেই গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য যে কেন্দ্র থেকে টাকা কমিয়ে নেওয়া হয়েছে, যার জন্য কাটমানি কেন হচ্ছে না, এই নিয়ে তোলাবাজি চলছে। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে তৃণমূলকে বাঁচাতে গেলে বাংলা ডুবে যাবে, তৃণমূলকে বাঁচাতে যাবে। আসলে জানেন তো, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আড়ালে চলে যাচ্ছে কিংবা আড়ালে পাঠাতে চাইছে। এদের তো বেকারত্ব নিয়ে কোনো সমস্যা, যে সমস্যাটা আছে সেটা নিয়ে কোনো সমাধানটা কীভাবে হবে সেটা জানে না। আজকের দিনেও যে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স একটা মানে একটা খিদে রয়েছে,
ভারতবর্ষের মানুষের সেটা যে যে স্থানে ছিলাম সেই স্থান থেকে প্রতিনিয়ত আমরা আরো পিছিয়ে যাচ্ছি। আজকে লজ্জিত আমরা ভাবতে গেলে যে ভারতবর্ষের হাঙ্গার ইন্ডেক্সটা ক্ষেত্রে আমরা কতটাই পিছিয়ে রয়েছে, মানে কতটা মানুষ খিদের জন্য মারা যাচ্ছেন এবং খিদে পেয়ে রয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের যে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এটা নিয়ে কিছু বলছে। রাজনৈতিক দল কেন বলবে না? এই প্রশ্নের জবাব দেবে না? উপরন্ত জানে প্রতিনিয়ত যখন এই রিপোর্টগুলো বেরোয় তারা মনে করছে যে ভারতবর্ষকে কেউ কালিমালিপ্ত করছে, অর্থাৎ তারা কিন্তু যে সমস্যা আছে সেই সমস্যার মূলে পৌঁছচ্ছে না। ম্যালনিউট্রিশন কী করে বন্ধ করা যায়, প্রতিরোধ করা যায় সেটা নিয়ে বলছে না। উপরন্ত যারা রিপোর্ট দিচ্ছেন তাদেরকে বলছে তোমরা ভুল দিচ্ছ। এইভাবে ভারতবর্ষের আরও ক্ষতি করে গেছে। তা আমরা এটাই বলি যে পেট্রোল ডিজেল এবং গ্যাসের এই যে মূল্য বৃদ্ধি, এটা নিয়ে দিলীপ ঘোষের কোনো বক্তব্য নেই। তার কি কোনো বক্তব্য নেই যে প্রত্যেক দিন যে খাবার, ফুড ইনফ্লেশন, আগে প্রোডাক্ট মানে রিটেল ইনফ্লেশন এইসব নিয়ে হতো, এই যে মূল্য বৃদ্ধি খাবারের ক্ষেত্রে তেল, চাল, ডাল এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে প্রভাব ফেলছে এবং মানুষ কত কষ্টে রয়েছে, এটা কি দিলীপ ঘোষের কানে কিংবা তার অনুভূতি হয়? তা এই প্রশ্নের জবাব দিক না কেন, উনি প্রশ্ন করার জায়গায় নেই। কোনো বক্তব্য কোন